हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट यूपीएससी में बेहतर नहीं है या बेहतर प्रयास करने के बावजूद भी हो नहीं पा रहा है। तो हम देखते हैं कुछ ऐसी कमियों को, कुछ ऐसी परेशानियों को जो हिंदी मीडियम के रिजल्ट कम आने के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कमजोर होते हैं। ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी ज्यादा तेज होते हैं। बस इस समस्या की जड़ तक आज जाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या-क्या समस्याएं हैं जो हिंदी माध्यम के रिजल्ट को खराब करती हैं। बाकी और भी जो आपको समस्याएं दिखें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर हिंदी मीडियम वाले क्यों नहीं टॉप कर पाते हैं, या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले क्यों यूपीएससी में नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। तो उन कारणों के पीछे एक बार चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें हिंदी माध्यम के बैकग्राउंड को, तो हिंदी माध्यम के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कुछ 7-8 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी भाषी लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा जड़ में जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें, मतलब ये बात करें कि कैसे पौधे की जड़ मजबूत होती है, तो या कैसे पौधा बचपन में जब छोटा होता है तो कैसे उसमें खाद और पानी की बेहतर जरूरत होती है। अगर हिंदी माध्यम की बात करें तो हिंदी माध्यम में सबसे पहले बच्चे को बेहतर बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पाती। इसके बावजूद भी वो लड़का फाइटर होता है, वो लड़का लड़ाकू होता है, वो लड़ना जानता है, वो परिस्थितियों में किसी से कमजोर नहीं होता है, उसके अंदर जज्बा होता है, उसके अंदर हिम्मत होती है और कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? देखिए, समस्या क्या आती है जब वो गांव से लड़का तैयारी करने के लिए शहरों की तरफ जाता है। जब वो ये चाहता है सपने सजोए हुए, आंखों में यूपीएससी को बैठाए हुए उस लेवासना की यात्रा करने के लिए जब वो घर से निकलता है, माता पिता बहुत मुश्किल से, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के ज्यादातर हिंदी माध्यम का एग्जामिनेशन देते हैं, तो माता पिता बहुत मुश्किल तरीके से क्या करते हैं, संसाधनों को जुटाते हैं, उसकी फी का प्रबंध करते हैं, उसकी रहने का प्रबंध करते हैं, और फिर वो निकलता है बड़े शहरों की ओर, बड़ी यात्राओं की ओर। फिर जब वो यात्राओं की ओर निकलता है अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हुए, फिर वो जाता है उस चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां शुरू होती है कोचिंग माफियाओं की कहानी। देखिए, कहानी कुछ ऐसी होती है कि जब वो जाता है कोचिंग में तो सबसे पहले उसको बताया जाता है कि देखो, हम आईएएस बनाए हुए हैं। वास्तविकता से कभी परिचय नहीं कराती है कोचिंगें कि देखो हमारे यहाँ रिजल्ट कौन सा है और हमारे यहाँ से सेलेक्टेड कैंडिडेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो इंडस्ट्रीज आपको गुमराह करने की कोशिश वहीं से शुरू करती हैं कि गलत ऐड। एक बच्चा 5 कोचिंग से कैसे पढ़ सकता है एक साल में ही, और वो बच्चा फाइनली कहता है हमने कहीं से नहीं पढ़ा है। तो ये गुमराह की प्रक्रिया कोचिंग शुरू करती हैं और ये गलत रिजल्ट से शुरू करती हैं। और मैं आप सबको यह सजेस्ट करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ, जहां ही आपको गलत रिजल्ट दिखें, फेक रिजल्ट दिखें, जहां आपको लुभाने की कोशिश फेक रिजल्ट से की जा रही हो, सतर्क हो जाइए। अगर वो आपको गलत रिजल्ट दिखा के आपका एडमिशन लेने जा रहा है तो वो आपके साथ भी वो गलत करेगा ही करेगा, इस बात की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर क्या होता है, किसी तरीके से, चूंकि और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है, आप उन्हीं में से किसी एक के पास जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। एडमिशन का प्रोसेस होता है, लाखों में फीस होती है, इतनी महंगी फी लेते हैं वो, और फी लेने के बाद फिर अब वो उनका काम शुरू होता है। अब देखिए, ज्यादातर कोचिंग इंडस्ट्री चलाने वाले क्या है, ठेकेदार हैं या ठेकेदारी मानसिकता के हो चुके हैं। अब उनके साथ क्या है कि अगर आप किसी रीजनल कोचिंग में जा रहे हैं, किसी छोटी कोचिंगों में जा रहे हैं, जो ब्रांड तो है लेकिन बच्चे कम हैं, अब उनके साथ समस्या ये होती है कि वो बाइलिंगुअल क्लासेस देंगे। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और अंग्रेजी एक में बैठा के पढ़ाएंगे। टीचर भी पढ़ा रहा है, 3 घंटे 2.5 घंटे की क्लास हो रही है, 1.5 घंटा टीचर इंग्लिश में बोलता है, 1.5 घंटा टीचर हिंदी में बोलता है। वो लड़का जो किसी गांव से गया था, जो इंग्लिश में एकदम असहज है, नहीं समझ पाता, अगर इतनी अंग्रेजी उसको समझ में आती तो वो अंग्रेजी में तैयारी करता, लेकिन वो असहज है, लेकिन फीस दे चुका है, ऑप्शन नहीं है, हर कोई यही कर रहा है, और वो सपने लेकर आया है, वो मजबूती से आया है कि हमको आईएएस की तैयारी करनी है। लेकिन जब वो बाइलिंगुअल के चक्कर में पड़ता है तो फिर उसको समझ में नहीं आता, धीरे धीरे वो क्लास से कटना शुरू करता है, लेकिन फीस तो दे चुका है, पिताजी पैसा दोबारा नहीं देंगे। संसाधन अब वो जुटाने की कोशिश करता है, वही नोट्स जो प्रिंट करा के कोचिंग में रख दिए थे वो उनमें बांटे जाते हैं, उनमें दिए जाते हैं, वो नोट्स का बोझ उनके ऊपर लादा जाता है।
ना उनको गाइड करने के लिए कोई टीचर होता है, ना उनको रास्ता दिखाने के लिए कोई मैनेजमेंट होती है। सिर्फ उनको मतलब इतना था कि तुमने पैसा दे दिया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तुम्हें बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम्हारी परेशानियां क्या है, तुम्हारा विषय कौन सा कमजोर है, तुम कहाँ नहीं काम कर पाते हो, इस पे ध्यान देने के लिए ना कोई संस्था है और ना कोई व्यक्ति। ये हिंदी माध्यम के समस्याओं की पहली कड़ी आपके सामने खुलकर आती है कि बाइलिंगुअल क्लासेस, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा, निवेदन होगा, और उन सभी ठेकेदारों से और उन सभी शिक्षकों से मेरा ये निवेदन होगा, बाइलिंगुअल क्लासेस को आप बंद करिए, हिंदी माध्यम में एग्जामिनेशन की तैयारी कराइए। देखिए, आपको बच्चा मेंस अगर प्री निकाल भी लिया, ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर प्री निकाल भी लिया तो लड़के को उत्तर हिंदी में लिखना होता है, तो कैसे कर पाएगा वो? आप दोनों को बैठाते हैं और मजबूरी में लड़का बैठ के आपके सामने पढ़ता भी है। तो सबसे पहले मैं हिंदी माध्यम के ठेकेदारों से और ये कोचिंग संस्थाओं के ठेकेदारों से ये बात कहना चाहता हूं, ये बाइलिंगुअल क्लासेस बंद करो। ये बच्चों को गुमराह करने का सबसे बड़ा तरीका है, ये हिंदी माध्यम के रिजल्ट को फेल करने का सबसे बड़ा तरीका है। और हिंदी माध्यम के वो विद्यार्थी जिस बाइलिंगुअल का, जो इस द्विभाषीय भाषा का शिकार हुए होंगे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या उन्होंने दुभाषा या दो भाषाओं की वजह से समस्या देखी कि नहीं देखी। तो अब हम पहली समस्या देख चुके हैं कि बाइलिंगुअल क्लासेस का होना है। अब दूसरी समस्या की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरी समस्या हिंदी माध्यम के साथ क्या है। हिंदी माध्यम में दूसरी समस्या, ज्यादातर बच्चे सीसेट में फेल हो रहे हैं, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कहने का है कि सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा में कैसे बच्चा फेल होता है, जिसको अभिक्षमता परीक्षा कहते हैं, वो कैसे बच्चा उसमें फेल होता है। अब देखिए, वो फेल होने के पीछे लॉजिक क्या है। 80 क्वेश्चन यूपीएससी आपसे सीसेट में पूछती है। 80 क्वेश्चन जो आपसे सीसेट में पूछती है, जिसमें कंप्रहेंशन होते हैं, मैथमेटिक्स होता है और रीजनिंग होता है, मतलब गणित और रीजनिंग के सवाल होते हैं, तर्कशास्त्र के सवाल होते हैं, तर्क शक्ति के सवाल होते हैं। अब वहां पे समस्या आती कहां है बच्चों को? वहां पे जो बच्चों को समस्या आती है, बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ा, उसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप 2 महीने अब उसको सी टेस्ट में मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप एक बात समझिएगा, मैथ आईक्यू का मामला होता है, और जिस बच्चे का मैथ बचपन से बेहतर नहीं रहा है, इस बात की कम संभावना है कि अब जाके वो मैथ सीख पाएगा, और अगर वो मैथ सीख पाएगा तो उसकी और सब विषयों की तैयारी बहुत खराब हो जाएगी। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है सीसेट। सीसेट के लिए क्या अप्रोच अपनाया जाए, किस रास्ते पर लेकर किसी बच्चे को चला जाए। अब कोचिंगों के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि आप सबको पढ़ा तो एक पैटर्न पे रहे हैं, उसमें कुछ बीएससी वाला है, कुछ एमएससी वाला है, कुछ बीटेक वाला है, कुछ गांव से बीए करके आया हुआ विद्यार्थी है। अब सबको आप एक नाव पे नहीं हाँक सकते, ये बात आपको समझनी होगी। वो गांव से जो बीए करके आया हुआ है, जिसके मैथमेटिक्स 10th में बहुत मुश्किल से पास किया था गणित का परीक्षा, उसको गणित सिखाने का प्रयास न करें, क्योंकि गणित आईक्यू का मामला होता है, और अगर आप उसको गणित सिखाने का प्रयास करते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो लड़का फेल हो जाएगा सीसेट। तो अब उसको करना क्या है? अब उसको रीजनिंग के सवाल समझाने हैं, और रीजनिंग में भी अगर उसके लॉजिक्स बहुत अच्छे नहीं है तो प्रोबेबली वो 10 से 12 क्वेश्चन ही सही कर सकता है। मतलब आपको लेके चलना है उसको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, कंप्रहेंशंस के क्वेश्चंस की तरफ, और तब आपको उसको सॉल्व करना सिखाना है, हल करना सिखाना है कि कैसे आप कंप्रहेंशंस को हल करें। तो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना कोचिंग संस्थाओं के लिए एक बड़ा मुश्किल चुनौती है, एक बड़ा मुश्किल विषय है कि कैसे करें। तो दूसरी समस्या क्या है? सीसेट। सीसेट को लेकर कोचिंगों का एक जैसा अप्रोच, फेल होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। अब हम तीसरी समस्या की तरफ चलते हैं कि भाई तीसरी समस्या क्या है इस यूपीएससी के रास्ते में। देखिए, यहाँ कोचिंगे आपके एडमिशन के बाद आपको बोझ समझती हैं, और उनका ज्यादातर ध्यान ये होता है कि जल्दी से जल्दी विषयों को कैसे कवर कराया जाए। वो आपको आ रहा नहीं आ रहा, उनके नोट्स बन जाएंगे, उनके मटेरियल बन जाएंगे। जिस दिन आप 1 साल 1.5 साल की यात्रा कंप्लीट करेंगे, आपको यह महसूस होता है लिख तो सब लिया, समझ कुछ ना आया, टीचर ने सब पढ़ाया, एग्जाम में कुछ भी नजर ना आया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि कोचिंगों ने आपके अंदर लर्निंग को डेवलप नहीं किया, कोचिंगों ने आपको रटाने का प्रयास किया, कोचिंगों ने आपको दिखाने का प्रयास किया। और देखिए, एग्जामिनेशन बिना लर्निंग का आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। आपको अपने अंदर लर्निंग को डेवलप करना होगा, लर्निंग लाना होगा, सीखना होगा, लड़ना होगा, तब जाके आप एग्जामिनेशन को बीट कर सकते हैं। चौथी बड़ी समस्या, हिंदी माध्यम के लिए कंटेंट नहीं है, करंट अफेयर की प्रॉपर क्लास नहीं है। टीचर करंट अफेयर ऐसा पढ़ाता है कि लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में। चौथी बड़ी समस्या है कि भाई कंटेंट कहां से लाए,
फैकल्टी क्या अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग वर्क करने को तैयार है कि नहीं तैयार है? तो करंट अफेयर सबसे बड़ी दुखती नस। पिछले 4-3 साल के एग्जामिनेशन को अगर हम देखें और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को देखें तो करंट अफेयर का रोल आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। लेकिन करंट अफेयर को लेकर ना सही अप्रोच, ना सही तरीका। करंट अफेयर को बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ा दिया जाता है कि बच्चा हल्ला न करे कि हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। लेकिन करंट अफेयर पढ़ाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये नहीं समझ पा रहे। पांचवी बड़ी चीज, पांचवी सबसे बड़ी चीज, कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्या वो एग्जामिनेशन के पैटर्न से वाकिफ है? और देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर लीडरशिप अच्छा नहीं है, आप ऐसी कुछ कोचिंग संस्था में जुड़ने जा रहे हैं, आप ऐसे किसी नेतृत्व में काम करने जा रहे हैं, आप ऐसे कहीं जगहों पे पढ़ने जा रहे हैं जहां का लीडरशिप खराब है, जहां का नेतृत्व खराब है, तो देखिए नेतृत्व अगर खराब हो, कितनी अच्छी टीम उनके पास हो, रिजल्ट खराब होगा। इसलिए नेतृत्व का बेहतर होना जरूरी है। अगली समस्या की तरफ हम चलते हैं कि अगली समस्या क्या है हिंदी मीडियम के रिजल्ट के साथ। अब जो कुछ एक आध दो हिंदी मीडियम के ठेकेदार बन बैठे हैं, अब उनके साथ समस्या ये है, उन्होंने जो समस्या क्रिएट करके रखा है, एक क्लास में 500 बच्चा बैठेगा साहब, एक क्लास में 300 बच्चा बैठेगा साहब। साहब वो बच्चे को टीचर चींटी जैसा नजर आता है, इतना छोटा सा नजर आता है, टीचर लिखता है, लिखावट दिखती नहीं, लिखावट दिखती नहीं कि भाई ये क्या है। अब बताइए, बच्चा गया पढ़ने सीखने और आपने एक क्लासरूम में 500 बच्चों को सिर्फ इस कारण से बैठा दिया कि आपको फी मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है। क्या ये कहीं से उचित प्रतीत होता है? वो बच्चा जो 1-1.5 साल की बड़ी मुश्किल से संसाधनों को जुटाया था, पैसे को जुटाया था, बहुत मुश्किल से रेंट दे पाता है, वो 500 बच्चों के बीच में आता है, 300 बच्चों के पीछे बैठता है, वो 2.5 घंटे टीचर को बस सुनता है, समझ में आया नहीं आया इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो नोट्स बनाता है और चुपचाप बैग उठा के बाहर निकल जाता है। और ये अनवरत प्रक्रिया 1-1.5 साल तक बनाए रखता है। फिर उसको पता चलता है कि समय खत्म हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो बड़े ठेकेदार हैं, छोटे बैच की तरफ काम नहीं करते हैं। और देखिए सबसे आपका एक सजेशन मेरा ये भी मानिएगा, आप हमेशा ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़िए जहां छोटे बैचेज को पढ़ाया जाए, जहां 30-40 के बच्चे हों, जाकि टीचर जो है हर एक बच्चे का नाम जानता हो, हर एक बच्चे की पहचान जानता हो, हर एक बच्चे की कमजोरी जानता हो, हर एक बच्चे की मजबूती जानता हो, किसके साथ हमें किस तरह से काम करने की जरूरत है, किसको हमको कैसे मोटिवेट रखने की जरूरत है, कौन सा बच्चा कौन से विषय में कमजोर है। जब तक ये टीचर नहीं समझ पाएगा, उससे उसके साथ उस विषय पर काम नहीं करेगा, और उसके साथ अगर उस विषय पर काम नहीं करेगा तो जो कमजोरी है वो हमेशा कमजोरी बनी रह जाएगी और वो बच्चा एश्योर्ड रिजल्ट नहीं लाएगा, वो बच्चा फेल करेगा। तो अगली समस्या की तरफ हम चलते हैं, हिंदी माध्यम की अगली समस्या क्या है। देखिए हिंदी माध्यम की अगली समस्या है, ये कोचिंग संस्थाएं पढ़ाती हैं, ये टीचर्स पढ़ाते हैं, ये इंस्टीट्यूशन या ऑनलाइन माध्यम पढ़ाते हैं, राइटिंग का प्रयास नहीं कराते, लिखने का अनुभव नहीं कराते। और आपको पता है प्रीलिम्स पास करके भी आप वहीं खड़े हैं जहां पूरी दुनिया खड़ी है, जहां सब लोग सब एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे खड़े हैं। कहानी तो मेंस की होती है, कहानी तो लिखावट की होती है। यहाँ बच्चा 1 साल तैयारी करने के बाद भी अगर उससे सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखो, तो उसको यही नहीं पता भूमिका कैसे बनाते हैं, उसको यही नहीं पता निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, मुख्य भाग नहीं पहचान पाता कि प्रश्न में मुख्य भाग क्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप उसके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप करिए, आप उसको बताइए कैसे पढ़ना है। मैंने बोला कि लर्निंग डेवलप करिए, बच्चे में जिस दिन लर्निंग आ जाएगी, जिस दिन उसको लिखना आ जाएगा, जिस दिन उसको समझना आ जाएगा, जिस दिन उसको पढ़ना आ जाएगा, उस दिन रिजल्ट अपने आप हिंदी माध्यम में आना शुरू हो जाएंगे। हिंदी माध्यम के बच्चे कमजोर नहीं होते, इनको कमजोर किया जा रहा है, इनको मजबूर किया जा रहा है, और इनके रिजल्ट के खराब करने में सबसे ज्यादा भूमिका इन ठेकेदारों की है, इन संस्थाओं की है, इन लोगों की है जो इनके साथ ईमानदारी पूर्वक जुड़े नहीं हैं, जिनके अंदर ना ही ईमानदारी है ना ही सत्यनिष्ठा है। पढ़ाएंगे इथिक्स, लेकिन कोचिंग में इथिक्स जैसा माहौल नहीं है। फेक रिजल्ट, गलत रिजल्ट, गुमराह करके आपके एडमिशंस लेंगे और फिर 1.5 सालों तक आपको गुमराह करके रखेंगे। बच्चा फाइनली 1.5 साल बाद उसको लगता है कि हम कहाँ आ गए। अब तो वो जहजोजद में है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें। पिताजी ने बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर भेजा था, बेटा जाओ तैयारी करो। फिर वो सोचता है कि चलो इस कोचिंग वाले ने खराब किया, अब किसी और के पास चलते हैं। फिर वो दूसरे के जाल में फंसता है। इस तरह से 3-4 साल निकल जाते हैं और अब बच्चे को समझ में आता है कि अब मैं आईएएस बनने लायक नहीं हूँ, और वो लेखपाल की यात्रा करता है, वो एसएससी की तरफ झुक जाता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, ये बड़े चांद मतलब हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास में, हमारे माहौल में हमारे साथ बहुत बड़ी ये समस्याएं हैं। इन बच्चों को गुमराह होने से बचाया जाए
तो हमारी, आपकी और तैयारी करने वाले हर उन बच्चों के जो इन गुमराह का सामना किए हुए हैं, इन समस्याओं को झेले हुए हैं, इस सबका नैतिक दायित्व बनता है, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से हम इन बच्चों को गुमराह होने से बचाएं, इन बच्चों को समस्या ना आने दें और एक सही रास्ते पर इनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आपका।